की ताज़ा खबरें। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता लोगों में जो विश्वास है, जो लोगों में उनके प्रति जो भावना है, वो इस कदर बढ़ी हुई है कि वो मोदी जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बीजेपी सरकार को तीसरी बार देखने के लिए जनता कुछ भी कर रही है। ऐसा नहीं, उनके चाहने वाले जो हैं हमारे देश में, विदेशों में भी उनके कई चाहने वाले हैं, बाई हार्ट उनको प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो लगातार प्रधानमंत्री बने रहे, क्योंकि उनका काम, कार्यशैली और विश्वास जनता में बहुत ही अटूट है। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपको इसका हम एक नमूना यहाँ पेश करने चाह रहे हैं कि मोदी जी की जनता में लोकप्रियता क्या है। जी हाँ, एक ऐसा उनका बाई हार्ट फैन जिसने तीसरी बार मोदी जी को चुनाव में लाने के लिए अपनी उंगली काट करके माता जी को चढ़ा दी, यानी मंदिर में चढ़ा दी। अब आप मानेंगे कि जनता किस कदर मोदी जी को चाहती है। तो ये इस न्यूज़ से हम आपको अवगत करा रहे हैं। मोदी तीसरी बार बने पीएम। कर्नाटक के इस शख्स ने काली मां को काट कर चढ़ाई उंगली, दीवार पर खून से लिखी अपनी विश। कर्नाटक में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पीएम मोदी के कट्टर प्रशंसक ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रार्थना की। उसने पूजा के बाद अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली काटकर देवी मां काली को बलि के रूप में चढ़ा दी। मामला कारवार शहर के सोनारवाड़ा इलाके का है। यहाँ रहने वाले अरुण वर्णेकर ने पीएम मोदी का मंदिर अपने घर में बनवाया है। वह यहाँ नियमित रूप से विशेष पूजा करते हैं। मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की भी तस्वीर है। अरुण वर्णेकर ने अपनी उंगली काटने के बाद खून से दीवार पर अपनी मन्नत भी लिखी। उन्होंने अपने घर की दीवारों पर खून से लिखा कि माँ काली माता मोदी बाबा की रक्षा करो। पीएम के कट्टर फैन हैं और अरुण ने दीवार पर यह भी लिखा था कि मोदी बाबा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दीवार पर मोदी बाबा सबसे महान भी लिखा हुआ देखा गया। मीडिया से बात करते हुए अरुण वर्णेकर ने कहा, पीएम मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद ही चीन और पाकिस्तान के कारण होने वाली परेशानियां खत्म हो गई है। मां के साथ रहते हैं। अरुण मोदी के फैन ने कहा, पहले कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों और सैनिकों की मौत की खबरें आती थी, लेकिन अब क्षेत्र शांतिपूर्ण हैं। देश के विकास के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है। अरुण वर्णेकर पहले मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। वर्तमान में वे कारवार शहर में रहते हैं और अपनी वृद्ध मां की देखभाल करते हैं। वह अविवाहित है। अरुण ने इससे पहले 2019 में आम चुनाव के दौरान अपनी उंगली काटने की कोशिश की थी, लेकिन वो काट नहीं पाए। किंतु इस बार उन्होंने अपने ही घर में मंदिर बना करके और उंगली काट करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के लिए ये विश काली माता जी से मांगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी न्यूज आपके सामने ये है, क्षत्रिय समाज हमारा है, हम उसे मना लेंगे। सहारनपुर में राजनाथ सिंह का सपा कांग्रेस पर जोरदार हमला। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में से केवल एक पर ठाकुर समाज का उम्मीदवार दिए जाने का मामला गरमा रहा है। समाज की ओर से इस मुद्दे पर नाराजगी की खबरें आ रही है। वहीं इस मामले को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमसे कोई नाराज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि बीजेपी जो चाहती है वही करती है। मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। एसपी और कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। एसपी रोजाना प्रत्याशी बदल रही है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। एसपी कांग्रेस और बीएसपी से तो पूरा यूपी नाराज है। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सहारनपुर के बेहट रोड स्थित पानसर के किसान विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बीजेपी प्रत्याशी राम लखन पाल वर्मा के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, एसपी और कांग्रेस हर चुनाव में कोई न कोई नया झूठ फैलाती है। राजनाथ सिंह ने सपा और कांग्रेस पर निशाने साधते हुए कहा कि 2017 में दोनों पार्टियों ने यह झूठ फैलाया था कि बीजेपी से ब्राह्मण समाज ही नाराज है।
2019 में ये कहा कि जाट नाराज है और अब 2024 में दोनों पार्टियां ये प्रचार कर रही है कि बीजेपी से क्षत्रिय समाज नाराज है, जबकि वास्तविकता ये है कि एसपी बीएसपी कांग्रेस को पूरा उत्तर प्रदेश नाराज है। उन्होंने कहा क्षत्रिय समाज हमारा है, उन्हें हम मना लेंगे, भारत का मस्तक नहीं झुकने देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा मंत्री होने की हैसियत से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भारत का मस्तक कभी नहीं झुकने देंगे। भारत अब कमज़ोर नहीं रहा है बल्कि ताकतवर बन गया है। कुछ साल पहले लोगों के बीच ये धारणा थी कि नेता वोट लेने के लिए झूठ बोलते हैं और चले आते हैं, उन्हें जनता और जनता की परवाह नहीं है। देश में राजनेताओं और राजनीतिक दलों के प्रति यही आम धारणा थी। बीजेपी ने ये धारणा को बदला है और दिखाया है कि राजनीति कैसे की जाती है। ये हमारा चरित्र है कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। देश बनाने का काम कर रही है बीजेपी। राजनाथ ने कहा कि अक्सर राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब भूल जाते हैं। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए की जानी चाहिए और बीजेपी यही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने राजनीति में अविश्वास के संकट पर काबू पा लिया है। उन्होंने कहा हमने अनुच्छेद 370 का वादा किया था और सत्ता में आने के बाद हमने ये पूरा किया। हमने 3 तलाक खत्म करने का वादा किया था और संसद में बहुमत मिलने के बाद हमने इसे हटा दिया। हम जो कहते हैं वही करते हैं। भारतीय सेना को रूस से ईगला एस मिसाइल की पहली खेप मिल गई है। ये ईगला एस मिसाइल फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का भारत को मिसाइल देना ये दिखाता है कि पुतिन सरकार चीन के दबाव के आगे नहीं झुक रही। मॉस्को में रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल ईगला एस की आपूर्ति की है। भारत जल्दी ही इस मिसाइल को हिमालय में चीन के खिलाफ तैनात करने जा रहा है। ये मिसाइल कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती है और कंधे पर रखकर फायर की जा सकती है। इसके जरिए फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकता है। रूस ने इस मिसाइल की आपूर्ति ऐसे समय पर की है जब चीन और भारत के बीच तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन के बीच दोस्ती बिना किसी लिमिट वाली हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मिसाइल देना दिखाता है कि चीन के साथ करीबी होने के बावजूद भी रूस भारत के साथ दोस्ती को कमज़ोर नहीं करने जा रहा है। भारतीय सेना ने 1921 में सबसे पहली बार इस सोवियत डिज़ाइन वाली मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया था। चीन के साथ 4 साल से चल रहे तनाव के बीच भारत कंधे पर रखकर दागे जाने वाले इस मिसाइल को बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। इससे पहले भारत 2020 में गलवान हिंसा के दौरान भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का ये मिसाइल देना दिखाता है कि दोस्ती के बाद भी चीन हथियार मामले में रूसी नेतृत्व को भारत के खिलाफ झुका नहीं पाया और चीन हथियार बेचने का रूस से विरोध करता रहा है। लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया कि ड्रैगन की इस बात को हम नहीं मानेंगे। रूस चाइना के दबाव में बिल्कुल नहीं आ रहे और वो भारत से दोस्ती बराबर निभा रहे हैं, जैसा कि कई दशकों से ऐसा चलता आया है। रूस और भारत एक अभिन्न मित्र रहे हैं। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर बेरोजगार पति को 10,000 रुपये मेंटेनेंस देगी पत्नी। जी हाँ, अब पत्नियों से भी मेंटेनेंस लिया जा रहा है पतियों के द्वारा और कोर्ट इसका समर्थन कर रहा है। जी हाँ, तो ये है मुंबई हाईकोर्ट का फैसला, आपको इससे अवगत कराते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि अदालत पति को ही आदेश देती है कि वे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे, मगर मुंबई हाईकोर्ट ने इसके उलट एक मामले में पत्नी को दिए गए निचली अदालत के उस आदेश को कायम रखा है जिसके तहत उसे पत्नी को प्रति माह 10,000 रुपये भरण पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह फैसला पति को मेंटेनेंस देने के खिलाफ पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने इस फैसले के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 को आधार बनाया है। इस धारा में विवाहित जीवन साथी स्पाउस शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द के दायरे में पति और
पत्नी दोनों शामिल है। कोर्ट ने इस फैसले के लिए हिंदू विवाह अधिनियम धारा 24 को आधार बनाया और लिहाजा दोनों पति पत्नी में कोई वैवाहिक विवाद से जुड़ी कोई कार्रवाई के दौरान खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ पाता है तो वह मेंटेनेंस के लिए आवेदन कर सकता है। पति की सेहत ठीक नहीं है। 13 मार्च 2020 को कल्याण की कोर्ट ने पत्नी को पति के प्रति माह 10,000 रुपये देने का आदेश दिया है। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पत्नी ने याचिका में दावा किया कि वह होम लोन चुका रही है और उस पर एक नाबालिग बच्चे की जिम्मेदारी भी है। उसने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में गुजारा भत्ता दे पाना संभव नहीं है। पति के वकील ने दावा किया कि आय का कोई साधन नहीं है तो वह कैसे होम लोन का भुगतान कर रही है और कैसे बच्चे की देखभाल कर रही है। निचली अदालत के आदेश में खामी नहीं है। जस्टिस शर्मिला देशमुख ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, निचली अदालत का ये तर्क सही है कि यदि पत्नी होम लोनों का भुगतान कर रही है, बच्चे की देखभाल कर सकती है, तो उसके लिए ये खुलासा करना ज़रूरी है कि इस खर्च के साथ के आय का स्रोत क्या है, जो उसने नहीं किया है। जी हाँ, और एक हम आपको दर्दनाक घटना से अवगत करा रहे हैं। इसमें है, छुट्टी थी फिर भी खुला था स्कूल। जी हाँ, जीएल पब्लिक स्कूल के वो बच्चे अब कभी भी वापस घर नहीं आ पाएंगे। जी हाँ, 11 अप्रैल ईद का दिन सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी, लेकिन सरकारी आदेश के बावजूद छुट्टी होने के बावजूद हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का जीएल पब्लिक स्कूल खुला था। छुट्टी के बावजूद इस स्कूल के बच्चों को सुबह सुबह तैयार होकर बस में स्कूल जाना पड़ रहा था। इसी स्कूल के 40 बच्चे एक बस में सवार होकर निकले थे। इन 40 बच्चों में से 6 के माता पिता को ये नहीं पता था कि उनके बच्चे अब स्कूल से कभी वापस नहीं लौटेंगे। वापस लौटेंगे तो सिर्फ उनके शव। उन्हें यह नहीं पता था कि स्कूल की ये लापरवाही उन्हें ज़िंदगी भर के लिए भारी पड़ जाएगी। उनके जहन में तो सिर्फ यही बात आ रही थी कि काश आज इस स्कूल में भी छुट्टी होती और उनके बच्चे आज स्कूल नहीं जाते। लेकिन स्कूल और बस ड्राइवर की एक गलती की वजह से उनके बच्चों को जान गंवानी पड़ी। दरअसल सुबह सुबह बस 4 बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकली थी। जैसे ही ये बस महेंद्रगढ़ के उनानी गांव के पास पहुंची तो पलट गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा एक गाड़ी के पास लेते हुए समय हुआ। बस की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। गाड़ी से पास लेते समय अचानक बस पलट गई और चीख पुकार मच गई। खून से लथपथ बच्चों की रोने की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत हादसे में घायल बच्चों को उठाया और जो गाड़ी मिली उससे बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। परिजनों का रो रो के बुरा हाल था। बस में सवार सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हादसे में घायल 6 बच्चों को तुरंत मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंचे। बच्चों की मौत की खबर सुनते ही परिजन फूट फूट कर रोने लगे, तो वहीं कुछ तो बेसुध हो गए। बच्चों की परिजन अब इस हादसे के लिए स्कूल और बस ड्राइवर को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आज छुट्टी के दिन स्कूल नहीं खुला होता तो उनके बच्चों की जान नहीं जाती। ड्राइवर ने पी रखी थी शराब। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। कई बच्चों को गंभीर चोटें आई। आज ईद पर सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टियां हैं, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल ने छुट्टी नहीं की। उनकी माने तो स्कूल और बस ड्राइवर पर हत्या का मामला दर्ज होना